કોર્ટના વકીલ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંગઠનના કાર્યકર્તા કીર્તિ આહુજાએ આસારામ બાપુના વિરુદ્ધ કેસો અંગેની કાયદાકીય કાર્યવાહીમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ વાતોને લઈ સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં આસારામને લાગતા કેસમાં પુરાવા અને તથ્યો પર ચર્ચા કરાઈ હતી. અખિલ ગુજરાત સંત આસારામજી સાધક સંગઠન દ્વારા આયોજિત કોન્ફરન્સમાં આસારામની ટ્રાયલના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને સંબોધવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વકીલ કીર્તિ આહુજાએ આ કેસમાં થયેલી વિવિધ કાયદાકીય કાર્યવાહી પર વાત કરી હતી, જેમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં 4 દિવસનો વિલંબ અને સામૂહિક બળાત્કાર અને માનવ તસ્કરી સંબંધિત કલમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષે ન્યાયી સુનાવણીમાં અવરોધ ઊભો કરીને કોર્ટમાં વિવિધ નિર્ણાયક તથ્યો છુપાવ્યા હતા. ન્યાયિક દેખરેખનો આરોપ લાગતા તેમણે કહ્યું કે જોધપુર અને અમદાવાદની ટ્રાયલ કોર્ટ કેસમાં ઘણી ભૂલોને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, જેનાથી ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં સંભવિત અડચણ ઊભી થઈ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મેં કોર્ટના આદેશો અને ચુકાદાઓનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે. જોધપુર અને અમદાવાદ બંને કેસની કાર્યવાહી નિર્દોષ જાહેર કરવાનો ચુકાદો આપે છે. ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્ણાયક પાસાઓની અવગણના કરી છે. જો કાયદાનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય તો આસારામ બાપુને નિર્દોષ છોડી દેવા જોઈએ. મને વિશ્વાસ છે કે હાઈકોર્ટ ગંભીર ભૂલોની નોંધ લેશે અને આસારામ બાપુને નિર્દોષ જાહેર કરશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો કેસની યોગ્યતાઓને બાજુ પર રાખવામાં આવે તો પણ તબીબી સારવારને લઈને જામીન માટે पर्याप्त आधार છે. मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे, उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज़ मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाएं जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो ज़रूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए होते। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नज़रिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी।